भीख मांगकर खाएंगे पर कमल का बटन दबाएंगे। IMF का कहना है कि भारत 2021 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से गिरकर 7वें स्थान पर पहुंच जाएगा। मैं कहती हूँ कि 2024 तक भारत टॉप 10 में भी शायद नहीं रहे। पर क्या ऐसी बातों का कोई महत्व है? अर्थव्यवस्था में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। कम से कम जिन्हें अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित करती है उन्हें तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। 1980 से गरीबी हटाओ का जो कार्यक्रम चला, उसके बाद पिछले 6 सालों में पहली बार BPL की संख्या बढ़ गई। भुखमरी हम भूल चुके थे, पर भारत में भुखमरी वापस आ चुकी है। ये दो बातें इशारा कर रही हैं कि हम कितने गहरे गड्ढे में गिर चुके हैं। भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 पर रहे ना रहे, पर बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, रेप, दंगों वगैरह में हम नंबर 1 पर रहेंगे। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू रहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर रहेगा। इससे ज्यादा क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात, हम भारतीय नफरत, घृणा, हिंसा से भरे रहेंगे। हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करते रहेंगे और भारत में विश्व इतिहास का सबसे भ्रष्ट PM रहेगा और हमें खुश रहना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है। भागो मोदी सरकार, चीन पर करो प्रहार। आपका पड़ोसी अपनी दीवार को आगे खिसकाकर आपके प्लॉट में घुस आए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सामान्यतः ऐसी स्थिति में पड़ोसी का व्यवहार हमें दुख पहुंचाता है। हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं मानता तो बात झगड़े तक भी पहुंच जाती है। फिर भी नहीं माने तो कानूनी प्रक्रिया में चले जाते हैं। हाँ, हम चुप तो कतई नहीं बैठते। उसे हमारे प्लॉट या गली पर कब्जा करने से रोकने का प्रयास करते ही हैं। बड़ौद तहसील उस वक्त जंग का मैदान बन गई जब एक शख्स पर अचानक ही लाख घूंसों की बारिश होने लगी। आज चीन डोकलाम एवं गलवान घाटी में हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। अंदर एक गांव बसाया गया। चीन के सरकारी मीडिया ने ही जारी की डोकलाम गतिरोध वाली जगह से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर बसाए गए इस गांव की तस्वीर गुरुवार सुबह चीन की CGTN न्यूज के शेन शिवेई ने ये तस्वीरें भेजी, जो उनके हिसाब से डोकलाम इलाके में एक चीनी गांव की है। चीन के आधिकारिक मीडिया ने पांगड़ा गांव को डोकलाम इलाके में दिखाया है। डोकलाम ही वो जगह है जहां कुछ साल पहले भारत और चीन का आमना सामना हुआ था। हम मोदी सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर उचित एक्शन लें, कार्यवाही करें, लेकिन मोदी सरकार इस मामले पर चुप है। दरअसल हमारी मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के व्यवहारिक हितों के मद्देनजर चीन के आगे नतमस्तक है। मोदी सरकार बस मीडिया का सहारा लेकर हमें उन विषयों से भटकाने व गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लव जिहाद के दोषी को 5 साल की जेल की सजा होगी। केस भी गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज किया जाएगा। डराकर, बहलाकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना भी जुर्म होगा। सरकार ने अपने व्यक्तिगत हितों और पूंजीपति मित्रों के हितों के लिए राष्ट्र हितों को ताक पर रख दिया है, लेकिन हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने, भारत की जमीन पर कब्जा करने से रोकने के लिए मोदी सरकार आवश्यक कदम उठाए। मोदी सरकार के लिए पूंजीपति मित्रों के हितों से बड़ा राष्ट्र हित होना चाहिए। यह एहसास दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाए। आइए मोदी सरकार को जगाएं। काला धन तो आया नहीं, सफेद धन भी चला गया। झूठा बैठ गया गद्दी पर, भोला वोटर चला गया। प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी भाषण याद है? सत्ता में आते ही देश का और देश के बाहर स्विस बैंक में जमा किया हुआ काला धन वापस लाएंगे। प्रत्येक देशवासियों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। क्या हुआ उन वादों का? कोई काला धन वापस आया? कितनों के अकाउंट में 15 लाख जमा हो गए? काला धन वापस लाने की बात भी हमारे प्रधानमंत्री जी का एक जुमला ही था, क्योंकि नोटबंदी करके भी कोई काला धन वापस नहीं आया। हाँ, जिनके पास काला धन था उन्होंने उसको बैंकों में रखकर सफेद जरूर कर लिया। 15 लाख का जुमला भी जबरदस्त था। लोग इस लालच में हो आए कि हाँ, मोदी जी आएंगे तो 15 लाख मिल जाएंगे। लेकिन सरकार आने के बाद हमें अमित शाह से यह पता चला कि यह तो मात्र प्रधानमंत्री का एक जुमला था। वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है।
उल्टा देश के बैंकों में जमा पैसा लेकर उद्योगपति विदेशों में भाग गए, जिनको आज तक सरकार वापस नहीं ला पाई। कहीं कहीं तो यह भी आरोप लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का ही हाथ था उन उद्योगपतियों को देश से बाहर करने में। भाजपा है तो धोखा है, इन्हें भी बाहर कर दो, मौका है। चुनाव खत्म, कोरोना शुरू, जनता का क्या काटा है गुरु। और जैसा कि तय था, चुनाव खत्म, त्योहार खत्म और 2 महीने पहले मरा हुआ कोरोना जिंदा हो गया। तमाम गोदी मीडिया ने एकदम से कोरोना वायरस के मामले हजारों में बताना शुरू कर दिए। एक बात तो तय हो गई है, इस देश की जनता को मीडिया से अच्छा कोई मूर्ख नहीं बना सकता। अभी हाल ही में बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि प्रदेशों में चुनाव हुए हैं। जब तक चुनाव थे, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा घटता हुआ दिखाया जा रहा था। अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के नए मामले लगातार घट रहे हैं। और वही तमाम ढोल पीटने वाली गोदी मीडिया ने कोरोना वायरस को अपने प्राइम टाइम से और रेगुलर हेडलाइन से गायब कर दिया था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, त्योहार खत्म हुए, तपाक से कोरोना जिंदा हो गया। आप भी कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखकर थोड़ा परेशान हो गए हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आपको डरना चाहिए, घबराना भी चाहिए। लोगों में भय फैलाने का काम मीडिया ने शुरू कर दिया है। देश में वायरस की स्थिति को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि कोरोना खतरनाक है या नहीं है, और यह कहना भी मुश्किल है क्या असल में कोई वायरस है भी या नहीं। लेकिन हम कौन होते हैं यह तय करने वाले। आज से ठीक कुछ महीने पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकार ने कहा कोरोना वायरस खतरनाक है, जानलेवा है, और हमने उनके सारे नियमों का पालन किया। लॉकडाउन में रहे, तमाम तरीके की परेशानियां उठाई, और फिर जैसे ही देश में चुनाव की स्थिति निर्मित हुई, वैसे ही सारी सरकारें ढीली पड़ गई। मतलब आप देश की जनता की भावनाओं के साथ ही नहीं खेल रहे थे, अपितु करोड़ों जिंदगियों के साथ भी खेल रहे थे। विश्वासघात किया गया। पहले ही लॉकडाउन की मार मध्य वर्गीय को गरीब बना चुकी है। इसलिए निवेदन है कि अगर इंसान हो तो सिर्फ इंसानियत के तौर पर विचार करो। लॉकडाउन जैसी स्थिति अगर उभर के सामने आई तो देश में न जाने कितने लोग तो भुखमरी से ही मर जाएंगे। और अगर बीमारी सच में भयावह है तो कहीं भी चुनाव कराना इतना जरूरी नहीं है। और अगर बढ़ते हुए संक्रमण के साथ सरकार चुनाव भी करा रही है तो इसका मतलब वह सरकार जनहितैषी नहीं है। मोदी और केजरीवाल, बताओ कहाँ है लोकपाल। याद है वह 2014 जब अन्ना आंदोलन देश में जोर शोर से था, आम जन के बीच भी बहुत गुस्सा था। लोग अन्ना आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर आ चुके थे। इस आंदोलन से जुड़े लोग आगे चलकर आम आदमी पार्टी में चले गए और कुछ भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन सवाल यह नहीं, सवाल तो यह है कि इस आंदोलन में जिस लोकपाल की बात हुई थी वो कहाँ है। इस आंदोलन में जो लोग लोकपाल के मुद्दे को उठाकर उस समय की कांग्रेस की सरकार को घेर रहे थे, आज वह लोग क्यों चुप हो गए। मोदी जी ने अपने चुनावी भाषण में लोकपाल का जिक्र अनगिनत बार किया, लेकिन सत्ता के 6 साल बीत जाने के बाद भी इस लोकपाल का जिक्र क्यों नहीं करते। इस लोकपाल के आ जाने के बाद तो कई नेता, मंत्री और भ्रष्टाचारी जेल जाने वाले थे। क्या हुआ? अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन दरअसल देश की सत्ता हथियाने के लिए किया गया एक प्रयोग था, जिसका करप्शन से कोई लेना देना नहीं था। तब से शायद मैं अकेला था, इस नाचीज को आज थोड़ा अपनी पीठ ठोकने का मौका दे दीजिए। मैं अकेला था जो चैनल पे एक पॉलिसी बना के बैठा हुआ था कि मैं इनके किसी कार्यक्रम को लाइव कैरी नहीं करूंगा। इस आंदोलन पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। ऐसे कुकुरमुत्ता की तरह से उगने वाले और खत्म होने वाले बहुत सारे आंदोलन हमने देखे हैं। एक साजिश के तहत कांग्रेस को खलनायक की तरह पेश किया गया और मोदी, केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। जनता बेवकूफों की तरह अपना काम धाम छोड़कर इसके पीछे चल दी। अब 7-8 साल बाद भी लोकपाल का नामो निशान नहीं है। उस वक्त रामलीला मैदान में डेरा डाल पड़े रहने वाला गोदी मीडिया भी आज दुम दबाकर हड्डियां तोड़ रहा है। वक्त आ गया है कि जनता मोदी और केजरीवाल से उस धोखे का बदला ले और पूछे, मोदी और केजरीवाल बताओ कहाँ है लोकपाल।